आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 के त्रैमासिक एग्जाम के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी की स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें खाली 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों का ही क्रमवार अध्ययन करेंगे। बाकी हम जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो उनको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रश्न क्या बन रहा है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, लिखिए। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप आंसर देती हूँ आपको। तो हम इस पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। क्या दिया गया है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो ये आपका इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध या पादप या कूटपात की मदद से भोजन ग्रहण करता है और यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपचयित पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है। और ये आपको दे रखा है कि जो अमीबा होता है, ये अमीबा यहाँ पे केंद्रक दे रखा है और यहाँ पे भोजन दे रखा है। ये आपको इस प्रकार से यहाँ जो भोजन को अंतर्ग्रहण कैसे करता है, तो कूटपात के द्वारा, यानी कि ये वाले जो है ये अंग यहाँ पर चल के जाते हैं और इस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से ये जो होते हैं शटर की तरह बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसका पाचन करके, जैसे पाचन करते यहाँ पे कुछ स्पेस बनती है और ये अंदर चला जाता है इस प्रकार से और निष्कासन हो जाता है। तो यही बोलेंगे अमीबा में भोजन की प्रक्रिया की ये दे रखा है। ठीक है। अब आगे हम करते हैं मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका की स्टडी करते हैं। तो ये आपका ये वाला है आपका कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्न है। सबसे पहला, लार से भोजन चिकना एवं लसदार बनता है जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। आपको ऐसे एक के नीचे एक पॉइंट लिखना है, इसने जैसे इसमें लिखा होगा ऐसे प्रकार से हमको नहीं लिखना है। दूसरा, लार में उपस्थित लाइसोजाइम तथा थायोसाइनिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करके मुख्य गुहा को जीवाणु संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर तीसरा आता है, लार भोजन को नम करती है जिससे भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा चबाने में मदद मिलती है। और चौथा आता है, लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंडल के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है जो मंड को की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। ये आपका होता है भोजन के पाचन में लार की भूमिका, और इसे डीपली हम कभी देखेंगे। अभी हम त्रैमासिक एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देख रहे हैं ताकि हम सभी विषय के क्रमवार अध्ययन कर सकें। फिर अगला है आपका, मनुष्य में दंतशयी के कारण बताइए। तो मनुष्य में दंतशयी का कारण, ये आपका क्वेश्चन क्या लिया गया है कि दंतशयी, तो दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है किंतु मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, दंतशयी बोलते हैं। और एक और अगर पूछे कि दंत शरण के 2 कारण लिखिए, तो मनुष्य में दंत शरण के कारण है, भोजन के बाद मुंह साफ न करने पर बैक्टीरिया एवं बचा हुआ भोजन अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे दंत शरण होता है। और दूसरा, अधिक शर्करा युक्त भोजन पदार्थ तथा कोल्ड ड्रिंक्स आदि के सेवन से भी हमारे जो दंत होते हैं वो उनका शरण होने लगता है। फिर अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए तथा इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। तो आपका इसका आंसर कि एटीपी का पूरा नाम तथा इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा जो एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। एक स्वस्थ मानव में सामान्यतः प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसका आपका आंसर, रक्तदाब तथा अनुशीतलन दाब किसे कहते हैं। तो मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है और एक स्वस्थ मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विपरीत जो बल लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी कि संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान अनुशीतलन दाब कहलाता है। मनुष्य का रक्तदाब काय के द्वारा मापा जाता है, तो स्फाइग्नो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है।
मनुष्य का रक्तदाब ये पूछते हैं कि मनुष्य का रक्तदाब किसके द्वारा तो स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। और सामान्य प्रंकुचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट की स्टडी करते हैं हम कि स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। स्वपोषी पोषण हम किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा दीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण की परिभाषा। तो यहीं से देख लेते हैं स्वपोषी पोषण की परिभाषा। यहाँ से आपको खाली इतना ही लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या है, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसके अगर पूछे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्न है। कौन सी है? सबसे पहले जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति। दूसरा, पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा होता है। तीसरा है पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। फिर चौथा है पर्याप्त CO2 जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए हम बोलेंगे स्वस्थ पोषण के उपोत्पाद क्या होता है, स्टार्च यानी शर्करा, जल तथा ऑक्सीजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्वसन की परिभाषा लिखिए। तो श्वसन की परिभाषा आपके सामने दे रखी है। क्या दे रखी है? श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीव के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसे बोलेंगे? श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से जीव के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे श्वसन की परिभाषा बोलेंगे। फिर अगला आता है कि हरे पौधे अपना भोजन किस क्रिया से बनाते हैं और उसका नाम और रासायनिक समीकरण लिखिए। जो आपके हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, और इसमें पूछा गया है कि उसका नाम और रासायनिक समीकरण लिखिए। अब क्वेश्चन जो दे रखा है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, उसका नाम और रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं, तो इसको खाली घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके रासायनिक समीकरण। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण की यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चूंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। रासायनिक समीकरण की बात करें तो 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की रिएक्शन होती है तो आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनते हैं। ये आपकी रिएक्शन है। अब इसका महत्व देखें तो इस प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन यानी कि जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह एक जैव क्रिया है जो वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करती है, जो पृथ्वी पर समाप्त जैव रूपों को आदान प्रदान करती है। अगर इसका क्वेश्चन एक और बनता है, अगर इसका भी अगर चाहो तो नोट कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्न स्रोतों से प्राप्त करता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से, पौधे वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा जल से, तो पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं यानी कि पहुंचा देते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश से प्राप्त करते हैं। और क्लोरोफिल, तो हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसके द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को चित्र से समझाइए। तो हम अभी पिछले में हम कर ही चुके हैं। फिर एक बार देख लेते हैं यही वाला क्या है कि अमीबा में क्या क्वेश्चन है। अमीबा में भोजन पाचन प्राप्त करता है। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवृत्ति की मदद से भोजन ग्रहण करता है और यह प्रवृत्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, जैसे इस प्रकार बना रखी है। और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। और बचा हुआ जो अपचयित पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और ये पूरी प्रोसेस होती है कि उंगलीनुमा उभार बाहर निकला है, भोजन आया, भोजन को इन्होंने ग्रहण करा और फिर लास्ट में अंतर्ग्रह के निष्कासन हो गया। ये आपकी प्रोसेस हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न बनता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस क्यों कहा जाता है, हम कितनी बार कर चुके हैं। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़े पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार होता है? ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अब पांचवें चैप्टर को यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से नेक्स्ट क्लास में करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और आगे के लेक्चर को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।